हेलो फ्रेंड्स, मैं जया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CS24 एकेडमी में। आज हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक जो है हमारी समकालीन विश्व की राजनीति का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे, आज पार्ट फर्स्ट करेंगे, कल पार्ट सेकंड करेंगे। अगर हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और शायद आप उसे देखने में बोर भी हो जाओ। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है समकालीन विश्व में राजनीति, उस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब यह था कि जो दो महाशक्तियाँ थी हमारे देश की, हमारे विश्व की जो दो महाशक्तियाँ थी, जब उनका अंत हुआ तो उसके बाद देश की स्थिति क्या थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ का पतन क्यों हो गया, हम इसके बारे में भी जानेंगे। कौन सी ऐसी राजनीति थी उस देश के अंदर जिसकी वजह से उसका पतन हो गया, वहाँ की जो जनता थी वो अपने नेता से नाखुश थी, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये भी जानेंगे कि भारत की इस जो शीत युद्ध हुआ था उसमें उसकी क्या भूमिका थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। परिचय में हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या था, बर्लिन की दीवार के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के समय बर्लिन दीवार बनाई गई थी। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये बर्लिन की दीवार है और ये कब बनाई थी, जब शीत युद्ध चल रहा था। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी और जो बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी, ये जो दीवार है, इसे जो बनाया गया था, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा क्या है, प्रतीक है। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया था। और 1989 में क्या हुआ था, जो पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी उन्होंने क्या किया था, ये जो बर्लिन की जो दीवार थी इसको गिरा दिया था। यह दीवार पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया को अलग करती थी और ये दीवार इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये क्या करती थी, पूंजीवाद को और साम्यवाद को अलग करती थी। यहाँ पे जो पूंजीवाद है उसका मतलब होता है प्राइवेट, मतलब कि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और जो सोवियत संघ था वो किसको सपोर्ट करता था, साम्यवाद को। साम्यवाद में वो सब चीज़ चाहता था, सरकारी हो निजी कोई भी चीज़ ना हो, जबकि अमेरिका किसको करता था, पूंजीवाद को, कि सभी चीज़ जो है वो प्राइवेट हो, है ना। 1961 में बनाई गई थी। जो बर्लिन की दीवार थी वो कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था और तोड़ा कब गया था, 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था और इसे बनाया कब गया था, 1961 को इस दीवार को बनाया गया था। और इस दीवार को किसने तोड़ा था, इसे तोड़ा था जर्मनी की जनता ने, इसे गिराया था। एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ और इसके बाद जब इसे तोड़ दिया गया तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। शीत युद्ध खत्म होने लगा और जो शीत युद्ध था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध हो रहा था वो खत्म होने लगा था। यहाँ पे जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का जो चैप्टर था वो पहले 2-3 साल पहले जो है हमारी बुक में था, लेकिन अब वो चैप्टर हटा दिया गया। तो मैं शीत युद्ध को सरल भाषा में आपको अगर समझा दूं तो शीत युद्ध क्या था, विचारों की लड़ाई थी। शीत युद्ध विचारों की लड़ाई थी जिसमें सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद का सपोर्ट करता था और जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का सपोर्ट करता था। और इसके बाद इन दोनों देश को अपने आप को में होड़ मची थी कि हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और इन दोनों में ये नहीं था कि ये दोनों आपस में आमने सामने आकर युद्ध कर सके, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, शीत युद्ध चला। शीत युद्ध मतलब क्या होता है, शीत युद्ध मतलब होता है कि तनाव की स्थिति बनी रहना, तनाव की स्थिति जो है बनी रहना, लेकिन युद्ध ना होना, मतलब आमने सामने आकर ना लड़ना। अगर अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से लड़ता तो उन्हें पता था कि ये परमाणु बम इन दोनों देशों के पास है और अगर ये दोनों एक दूसरे से युद्ध करते तो इससे करोड़ों लोग मारे जाते और इसी वजह से दोनों देशों ने आपस में युद्ध नहीं किया था। तो शीत युद्ध का अगर सिंपल से एक मतलब समझ ले तो एक विचारों की लड़ाई थी और आमने सामने आकर ना लड़ना, जिसमें किसी भी बंदूक, गोला बारूद, किसी चीज़ का इस्तेमाल ना होना, सिर्फ अंदर ही अंदर मन मुटाव होने को ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। और ये शीत युद्ध चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। जर्मनी का एकीकरण हो गया।
सोवियत संघ के पूर्वी राज्यों के देश बदलने लगे। जब सोवियत संघ का पतन हो गया था तो क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण होने लग गया था और सोवियत संघ के जो पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो बदलने लगे थे। लोगों ने अपने शासक के खिलाफ आवाज उठाई और सोवियत संघ के अंदर क्या था, जो वहाँ के जो वो थे शासक थे उनके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। धीरे धीरे साम्यवाद शासन कमजोर होने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, जो साम्यवाद शासन था वो कमजोर होने लग गया। यह बदलाव किसी युद्ध से नहीं हुआ, आम जनता के दबाव से हुआ। और जो ये बदलाव हुआ था ये किसी युद्ध से नहीं हुआ था, ये बदलाव किससे हुआ था, जनता के दबाव से हुआ था, क्योंकि जो जनता थी वो वहाँ की सरकार से नाखुश थी और इसी वजह से उनके अंदर असंतोष था अपने नेता के प्रति और इसी वजह से क्या हुआ, ये बदलाव होना शुरू हो गया था। लोगों ने मिलकर बदलाव किया, अंत में सोवियत संघ टूट गया और जो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने जो है बदलाव किया था और धीरे धीरे क्या हुआ था, सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया था। शीत युद्ध समाप्त हो गया और शीत युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है, सोवियत संघ प्रणाली क्या थी। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि सोवियत संघ प्रणाली क्या थी और ऐसी कौन सी नीति अपना रखी थी जिसके वजह से सोवियत संघ का पतन हो गया, वहाँ की जनता के बारे में जानेंगे, सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सोवियत संघ 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद बनी। सोवियत संघ प्रणाली कब बनी थी, 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद बनी थी। उसका उद्देश्य समाज में समानता लाना और निजी संपत्ति को खत्म करना था। और साम्यवाद का क्या मतलब था कि साम्यवाद का मतलब क्या था कि समाज के अंदर समानता लाना, सब समाज के अंदर पूरी समानता लाना कि सब लोग एकदम बराबर हो। और क्या था कि निजी संपत्ति को, जो निजी संपत्ति थी उसे खत्म करना। वो जो साम्यवाद था वो सरकारी चीजों को सपोर्ट करता था, है ना, तो वो निजी संपत्ति खत्म करना चाहता था। इसमें राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे ज्यादा महत्व था और इसमें क्या था, राज्य का, और वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका क्या है सबसे ज्यादा महत्व था। किसी अन्य राजनीतिक दल या विरोध की अनुमति नहीं थी। वहां पे क्या था कि किसी भी और राजनीतिक दल की और वहां पे विरोध करने की अनुमति जो है नहीं थी। जो वो था सोवियत संघ था, वहां पे कोई और राजनीतिक दल नहीं था और किसी को वहां पे विरोध करने की अनुमति नहीं थी। मतलब वहां पे कोई राजनीतिक दल भी नहीं था कि कोई दूसरा नेता को चुन सके और ना ही वहां पे कोई विरोध कर सकता था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही शासक था। पूरी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण पर चलती थी और जो सोवियत संघ था वहां पे क्या था, जो पूरी व्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में चलती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश इसके प्रभाव में आ गए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोप के जो कई सारे देश थे वो इसके प्रभाव में आ गए थे। इन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था और जो ये देश थे, जो यूरोप के कई सारे देश थे जो इसके प्रभाव में आए थे, इसको क्या कहते थे, इसको दूसरी दुनिया कहते थे। सोवियत संघ इस समूह का नेता था और महाशक्ति बना। और जो सोवियत संघ था, जो यूरोप के जो दूसरे देश इसके प्रभाव में आए थे, तो सोवियत संघ जो था क्या था, इन समूह का नेता था और महाशक्ति बन गया। अर्थव्यवस्था मजबूत थी और संसाधन भरपूर थे, जैसे तेल, लोहा, इस्पात। और वहाँ पे क्या था सोवियत संघ के अंदर कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी और संसाधन भरपूर था, मतलब संसाधन की भी कोई कमी नहीं थी वहाँ के अंदर। जैसे कि तेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लोहा, इस्पात, ये सब संसाधन वहाँ पे भरपूर था। संचार और आवागमन की अच्छी व्यवस्था थी और वहाँ के अंदर सोवियत संघ के अंदर क्या था कि संचार बहुत अच्छा था और आवागमन मतलब आने जाने की अच्छी व्यवस्था थी कि एक देश से दूसरे देश में आराम से कोई भी संसाधन आ जा सके। उपभोक्ता वस्तुएं बनती थी लेकिन गुणवत्ता कम थी। वहाँ पे जो वस्तुएं थी वो काफ़ी अच्छी बनती थी, लेकिन जो वहाँ की गुणवत्ता थी, जो मतलब कि क्वालिटी जो है उसकी डाउन रहती थी, बहुत अच्छी नहीं रहती थी, ऐसे नॉर्मल सी क्वालिटी वहाँ के सामानों की रहती थी। सरकार नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़रूरी सुविधाएं देती थी और सरकार क्या थी, जो बच्चे थे उन्हें अच्छी शिक्षा देती थी और सभी लोगों को स्वास्थ्य और जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो सब उनको देती थी। बेरोजगारी नहीं थी।
सोवियत संघ के अंदर क्या था कि बेरोजगारी नहीं थी और संपत्ति पर राज्य का अधिकार रहता था। वहां पे क्या था, वहां पे बेरोजगारी नहीं थी और संपत्ति पर राज्य का अधिकार रहता था। समय के साथ इसमें कमियां आ गई और लेकिन इतनी सब चीज़ें अच्छी थी वहाँ पे कि सरकार वहाँ पे लोगों को शिक्षा अच्छा देती थी, अच्छी अच्छी सुविधाएं देती थी, हर एक चीज़ अच्छा था। उपभोक्ता जो उपभोग करने की चीज़ होती है, जो सामान होता है जो रोज़ के इस्तेमाल में आता है, और वैसे भी हर चीज़ से वहाँ के लोग जो हैं वो संपन्न थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ इसमें कमियाँ आने लगी, नौकरशाही बढ़ गई और प्रणाली सत्तावादी बन गई और नौकरशाही जो था वो धीरे धीरे बढ़ गया और सत्तावादी बन गया। लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और वहाँ पे सोवियत संघ में क्या था कि लोगों को बोलने की, वहाँ पे लोगों को अपने बात को कहने की, बोलने की आज़ादी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण था और वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ की हर एक चीज पर किसका नियंत्रण था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी और जो सरकार थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, मतलब कि उन्हें कोई जनता से मतलब होता ही नहीं था। वो जो कुछ करते थे अपनी मर्जी के साथ करते थे और वहाँ की जो जनता थी वो सरकार से जो है वो बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। लोगों में असंतोष बढ़ने लग गया और इन्हीं सब कारणों की वजह से कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देते थे और वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रहती थी, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के अंदर वहाँ की सरकार के प्रति असंतोष होने लग गया। मतलब उनको अपनी सरकार से जो है वो खुशी नहीं रहती थी। लोगों को अपने सांस्कृतिक और जीवन पर कम नियंत्रण महसूस हुआ और लोगों को क्या था कि उन्हें लगता था जो हमारा अपना, जो हमारी अपनी संस्कृति है उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर भी किसका नियंत्रण है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण है। अब जैसे कोई इंसान है और उसका अपनी निजी जीवन पे कोई हक ना हो, अपनी संस्कृति पे कोई हक ना हो, तो उससे क्या लगेगा, उससे इंसान के अंदर असंतुष्टि आएगी कि हाँ मेरे निजी जीवन के अंदर सरकार का अधिकार है और इनका अधिकार है। तो इसी वजह से लोग वहाँ के असंतुष्ट रहने लग गए थे। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी, लेकिन इससे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब हथियारों की होड़ थी कि अमेरिका सोचता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार है और सोवियत संघ सोचता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार है। तो इससे क्या हुआ, सोवियत संघ ने अमेरिका को हथियारों के लिए टक्कर दी और टक्कर देने से क्या हुआ कि सोवियत संघ को भारी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ी। तकनीकी और बुनियादी ढांचा जैसे परिवहन, ऊर्जा में सोवियत संघ पश्चिमी देशों से पीछे रह गया और उसके बाद क्या हुआ, परिवहन और ऊर्जा में जो है सोवियत संघ किससे पीछे रह गया, पश्चिमी देशों से पीछे रह गया था। मतलब वो अमेरिका को टक्कर तो देने लगा, लेकिन क्या हुआ, इसके पीछे भी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी, भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जब वो तकनीक और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन के लिए भी वो किसमें, पश्चिमी देशों से पीछे रह गया, कौन, सोवियत संघ। अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। और जो सोवियत संघ था वो क्या था, जो उसके देश के नागरिक थे, उनके राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा करने के, मतलब उनकी इच्छाओं के हिसाब से भी सरकार नहीं चलती थी, अपनी मर्जी ही लोगों के ऊपर थोपती थी। कहाँ पे, सोवियत संघ के अंदर। तो इससे क्या हुआ, वो उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करने में असफल रही। मतलब वहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि क्या था, वो उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं कर पा रही थी, अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपती थी। तो इसी वजह से क्या था, वहाँ की जो आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल थी। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से स्थिति और कमजोर हो गई और उसने क्या किया, जो 1979 में अफगानिस्तान के मैटर में हस्तक्षेप किया और जिसके वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो और ज़्यादा कमजोर हो गई, वहाँ की स्थिति सोवियत संघ की और ज़्यादा खराब हो गई। वेतन बढ़ाने के बावजूद उत्पादकता और तकनीक के क्षेत्र में गिरावट आई। वेतन मतलब लोगों को तनख्वाह तो ज़्यादा देने लगे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भी वहाँ के उत्पादकता, मतलब वहाँ के जो सामान की उत्पादकता होती है उसकी और तकनीकी, उन दोनों क्षेत्र में गिरावट आने लगे। लोगों को सैलरी देने के, अच्छी तनख्वाह भी देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन वहाँ की जो तकनीक थी उसमें भी गिरावट आने लग गई। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई और खाद्यान्न का आयात बढ़ता गया और जो जरूरत की चीज़ें थी जो रोज इस्तेमाल होती थी, उन सब चीज़ों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और खाद्यान्न का आयात बढ़ता गया और जो खाद्यान्न का जो आयात था वो धीरे धीरे और बढ़ता गया। 1970 के दशक
के अंत तक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लग गई और अंततः ठहर सी गई। और 1970 तक क्या हुआ, जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या हुई, लड़खड़ाने लग गई और अंत में क्या हुआ, वो ठहर सी गई, मतलब वो रुक गई। हमारा अगला टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन। अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सोवियत संघ के अंदर सुधार करने की कोशिश करी थी उनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। जो ये मिखाइल थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि सोवियत संघ की जो स्थिति खराब हुई है, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर जो है सुधार लाने का प्रयास किया था। किसने किया था, मिखाइल ने। वो 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। और जो मिखाइल थे वो कौन बने, वो 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उस समय पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा था। और उस समय क्या था, जो पश्चिम के जो देश थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सूचना का और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी के साथ जो है वो विकास हो रहा था। तो मिखाइल ने सोचा कि वो भी सोवियत संघ के अंदर क्या करे, सोवियत संघ की जो आर्थिक जो स्थिति खराब हो चुकी है, जो व्यवस्था खराब हो चुकी है, उसमें भी वो सुधार लेकर आए। सोवियत संघ को बराबरी पर लाने के लिए सुधार आवश्यक हो गया था। और पश्चिमी देश के हिसाब से सोवियत संघ की जो स्थिति थी वो खराब हो गई थी, तो उसे बराबरी में लाने के लिए क्या क्या जरूरी था, उसके अंदर सुधार करना, सोवियत संघ के अंदर सुधार करना जरूरी था। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने का निर्णय किया। और जो पश्चिमी देश के साथ जो सोवियत संघ के जो रिश्ते खराब हो चुके थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि उनके साथ जो है अपने रिश्ते को सामान्य किया जाए, पहले के हिसाब से अच्छा किया जाए। और जो पश्चिमी देश था वो हर एक चीज़ में आगे निकलता जा रहा था। तो मिखाइल ने सोचा कि क्यों ना सोवियत संघ जो है पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा कर ले। और उसके बाद क्या है, उन्होंने सोचा कि अब जो व्यवस्था खराब हो चुकी है सोवियत संघ की, उसको अच्छा किया जाए। उन्होंने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और अतिरिक्त सुधार लागू किया। और जो उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर क्या था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट, और उसी का शासन उसके ऊपर चलता था। लोग वहां से असंतुष्ट थे और साथ में वो ये भी नहीं सोचते थे कि वो किसी और नेता को चुन सके, क्योंकि ऑप्शन में कोई और नेता था नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा कि लोकतांत्रिक रूप दे सोवियत संघ को, और साथ में जो उसके अतिरिक्त जो उस देश की स्थिति खराब हो चुकी थी उसमें सुधार किया जाए। इन सुधारों के कुछ अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आए। और क्या हुआ, जो इस सुधार के कुछ अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्टली जो परिणाम निकले थे वो कुछ सामने आए। अब सामने क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। और जो पूर्वी यूरोप की जो जनता थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोवियत नियंत्रण के खिलाफ जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ की जनता उनसे संतुष्ट थी नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, वहाँ की जो सरकार थी और जो सोवियत का जो नियंत्रण था, दोनों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव के शासन में सोवियत संघ ने पहले की तरह ही हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी। मिखाइल के शासन में सोवियत संघ ने पहले की तरह हस्तक्षेप नहीं किया। और जो मिखाइल ने थे, उन्होंने क्या किया, वो सोवियत संघ की जो शासन की व्यवस्था थी, जैसे पहले उसमें हस्तक्षेप किया था, वैसे दोबारा हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक एक करके गिर गई। और जो साम्यवादी सरकार थी पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकार थी वो एक एक करके गिरने लगी। साम्यवाद का मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी नीति जो थी वो धीरे धीरे करके गिरने लगी। देश के अंदर भी संकट गहराता गया और देश के अंदर भी क्या हुआ,
संकट जो है वो गहराता गया। मतलब जब वो वहाँ की जो सरकार जब धीरे धीरे गिरने लगी तो इससे क्या हुआ, जो देश की स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब होती चली गई। तो इससे क्या हुआ, जो संकट था और गहराता चला गया। इससे सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई और इससे क्या हुआ, सोवियत संघ के जो पतन था, जो विघटन था, उसकी प्रक्रिया और तेज हो गई। आर्थिक और राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिक की नीतियां लागू हो गई और इससे क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीतियां जो है उस देश के अंदर लागू हो गई। इन सुधार नीतियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया और जब ये देश के अंदर, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार जो है वो शुरू हो गए तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो सोचती थी बस हमारा ही शासन पूरे देश के ऊपर रहे। तो जब उन्होंने देखा कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी तो उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर विरोध करना शुरू कर दिया। 1991 में एक तख्तापलट हुआ लेकिन जनता ने इसका विरोध किया। अब क्या हुआ, 1991 में जो है वो तख्तापलट हो गया। मतलब कि एक जो सरकार थी वो वहां की गिर गई। हाँ, एक जो सरकार थी वो वहां की गिर गई, तख्तापलट हो गया और लेकिन जनता ने इसका विरोध किया। अब जब तख्तापलट हो गया उसके बाद भी क्या किया, जो वहां की जनता थी उन्होंने इसका विरोध जो है वो किया था। 1991 में एक तख्तापलट हुआ लेकिन जनता ने इसका विरोध किया। अब जो वहाँ की जो सरकार थी उसका तख्तापलट हो गया और जनता ने इस तख्तापलट होने के बाद भी जो वहाँ की जनता थी उसने क्या करा, उसने विरोध किया। यहाँ पे तख्तापलट का मतलब ये होता है जो एक सरकार थी उस सरकार के गिर जाने को तख्तापलट कहते हैं, है ना। बोरिस ने तख्तापलट के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बोरिस जो था, बोरिस नाम का कोई आदमी था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तख्तापलट के खिलाफ जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब तख्तापलट हो गया मतलब वो वहाँ की जो सरकार थी सोवियत संघ की, जब वो गिर गई तो उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बोरिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूस गणराज्य ने केंद्र नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। रूस के जो गणराज्य थे उन्होंने क्या किया था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। सत्ता मास्को से गणराज्यों की ओर खिसकने लग गई थी और जो सत्ता थी वो कहाँ से, गणराज्यों की तरफ जो है वो खिसकने लग गई थी। यूरोपीय गणराज्यों ने स्वयं को संप्रभु मानना शुरू कर दिया था और जो यूरोप के जो गणराज्य थे, संप्रभु मतलब कि उसने अपने आप को पावरफुल मानना शुरू कर दिया था। मध्य एशियाई गणराज्य सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे और जो मध्य एशियाई के जो गणराज्य थे वो किसके साथ रहना चाहते थे, वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और 1991 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ की जो समाप्ति थी उसकी घोषणा कर दी गई थी। और ये किसने, रूस, यूक्रेन, इन सभी ने क्या करा था, जो सोवियत संघ के पतन की जो है घोषणा कर दी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ और इसके बाद क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया मतलब सोवियत संघ जो था वो खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों के राजकुल का गठन होना शुरू कर दिया। मतलब जो छोटे छोटे से जो सोवियत संघ के अंदर छोटे छोटे से जो वो थे, जो राज्य थे, वो क्या हुआ, राष्ट्रकुल का उसका गठन होने लगा था। मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए एक स्थिति आश्चर्यजनक थी क्योंकि वह पहले इससे बाहर थे और जो मध्य एशियाई गणराज्य था उसकी जो स्थिति थी वो आश्चर्यजनक थी। मतलब वो चौंकाने वाली एक स्थिति थी क्योंकि वह पहले ही इससे बाहर थे, मतलब कि वो सोवियत संघ से पहले ही से ही वो बाहर थे। इस समस्या का समाधान करते हुए इन्हें भी राष्ट्रकुल का सदस्य बनाया गया और इसके बाद क्या हुआ, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो राष्ट्र थे वो जो स्वतंत्र हुए थे उसको क्या किया गया, उसे राष्ट्रकुल का सदस्य बना लिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया और उसे सुरक्षा परिषद में सीट मिली और जो रूस था रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। मतलब जब सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो उसके बाद सोवियत संघ की जगह पे कौन बना, रूस बना, मतलब उसका उत्तराधिकारी। मतलब कि सोवियत संघ के
विघटन के बाद रूस को बनाया गया, रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया और उसे सुरक्षा परिषद में जो है वो सीट मिली थी। सोवियत संघ के अंतरराष्ट्रीय समझौता और संधियों को निभाने की जिम्मेदारी रूस को मिली और सोवियत संघ जो था उसके विघटन के बाद जो अंतरराष्ट्रीय समझौते जो हुए थे और जो संधियां हुई थी उसको निभाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, उसको जो निभाने की जिम्मेदारी रूस को दे दी गई। तो एक बार इसे मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि जब 1951 में रूस, यूक्रेन, इन सभी ने क्या करा था, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी थी और उसके बाद जो इससे छोटे छोटे राज्य थे वो जो है राष्ट्रकुल था उसका गठन हुआ था और मध्य एशियाई जो थे वो पहले से ही सोवियत संघ से अलग हो चुके थे। और रूस को जब सोवियत संघ का जो विघटन हो गया तो उसके बाद रूस को सोवियत संघ के जगह पे उत्तराधिकारी बनाया गया और जो सोवियत संघ ने दूसरे देशों के साथ समझौते कर रखे थे, जो जिम्मेदारियां थी वो सब किसके ऊपर आ गई, वो सारी जो है रूस के ऊपर में आ गई थी, मतलब रूस को दे दी गई थी। विघटन के बाद रूस का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्राप्त हुआ और जब सोवियत संघ खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया तो क्या हुआ, जो रूस था, जो रूस को जो है एकमात्र परमाणु शक्ति, मतलब कि उनके देश में जो परमाणु बम था उसकी शक्ति का जो है परमाणु शक्ति संपन्न, मतलब जो देश के अंदर परमाणु बम वगैरह था, इन सब चीज़ों से शक्ति संपन्न देश माना गया कि इस देश के पास भी ये सारी चीज़ें हैं, ये देश का दर्जा उसे प्राप्त हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाया और रूस ने जो है अमेरिका के साथ क्या किया था, परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में जो है कदम उठाया था। रूस किसके साथ जाके ये कदम उठाया था, अमेरिका के साथ जाके। सोवियत संघ का अंत हो गया और वो दफन हो चुका था और सोवियत संघ 1991 में पूरी तरीके से खत्म हो गया था, उसका जो है नामो निशान हट चुका था। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमजोर थी जिससे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। जो सोवियत संघ की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी और इसी वजह से जो लोग थे वहाँ के वो सोवियत संघ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। कई वर्ष तक अर्थव्यवस्था में गिरावट और गतिरोध बना रहा और कई साल तक जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट था और गतिरोध मतलब वहाँ पे रुकावट जो है बना रहता था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और जो उपभोक्ता जो रोज के इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं थी उसकी जो है कमी हो गई। जनता ने अपनी राज्य व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और जनता जो थी उन्होंने क्या करा, अपनी जो राज्य की जो व्यवस्थाएं थी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य संसाधनों पर खर्च किया था। जो सोवियत संघ था उसने उसके अपने संसाधन का जो बड़ा हिस्सा था उसने किस पे खर्च किया, उसने जो है परमाणु हथियार पे खर्च किया था और सैन्य संसाधनों पर खर्च कर दिया था। पूर्वी यूरोप के देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी संसाधन खर्च किए गए थे और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए, मतलब उनको काबू में करने के लिए क्या हुआ था, संसाधन के ऊपर जो है खर्च किया गया था। तो जो सोवियत संघ था उसका जो सबसे ज़्यादा संसाधन पर खर्च कहाँ हुआ था, परमाणु हथियार पे और सैन्य संसाधन पर, मतलब सैनिकों के ऊपर जो गोला बम बारूद था इनके ऊपर ज़्यादा खर्च किया था और यूरोप के देशों पर अपना नियंत्रण, मतलब उसे अपने काबू में करने के लिए क्या करता था, काबू में रखने के लिए उसने संसाधन पर खर्च किया। मतलब जो परमाणु बम और जो गोला बारूद सैन्य वैन्य जो भी खर्च था वो किस लिए किया गया था, ताकि पूर्वी यूरोप को जो है वो काबू में नियंत्रण में रख सके। इससे सोवियत संघ पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ा और जब उसने इतना ज़्यादा खर्चा परमाणु हथियार सैन्य पर कर दिया तो इससे क्या हुआ, इसकी जो है भारी आर्थिक दबाव पड़ा। आर्थिक दबाव मतलब वहाँ की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होती गई। यही कारण था कि उसकी व्यवस्था के कमजोर होने और विघटन का मुख्य कारण बना और यही वजह थी कि जो उसने इतना ज़्यादा खर्चा सैन्य पर कर दिया और वहाँ के संसाधनों पर, परमाणु हथियारों पर कर दिया, तो यही वजह थी कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के लोगों को जानकारी बढ़ी और जो पश्चिमी देश था उसकी जो है उस समय पर बहुत तरक्की हो रखी थी, तो इससे क्या हुआ, लोगों को जो है इसकी जानकारी बढ़ने लगी। जैसे वहाँ अपनी व्यवस्था और पश्चिमी व्यवस्था का अंतर समझने लगे और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने देखा जो पश्चिमी देश था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था, तो इससे क्या हुआ
कि लोगों ने जब इसके बारे में जाना कि पश्चिमी देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो वो अपने लिए जो है असंतोष होने लगे कि मतलब हमारे इस देश की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पश्चिमी देश हमारे देश से काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। और वो इस अंतर को समझने लग गए कि वो काफ़ी ऊपर हैं हर एक चीज़ में और हम उनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे, और अपनी स्थिति और उसकी स्थिति के साथ वो तुलना करने लगे। पश्चिमी देश के साथ कौन तुलना करने लगा? जो सोवियत संघ की जनता थी। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध का शिकार हो गए, और जो सोवियत संघ की जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किसका? गतिरोध का शिकार हो गए, मतलब रुकावट का जो है वो शिकार हो गई थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों ही। कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्ष तक शासन करने के बाद जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही, और 70 वर्ष तक शासन किया था। 70 वर्ष तक शासन करने के बाद जो वहाँ के जो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी सरकार, मतलब कि उन्होंने जनता के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, और इसी की वजह से जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही का मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ, चलो जवाबदेही का मतलब अगर हम समझे तो जवाबदेही मतलब कि उनके पास कोई वो नहीं था कि वो क्या बता सके कि उन्होंने जनता के साथ क्या क्या किया है। शासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया और व्यवस्था अपनी गलतियों को सुधारने में असफल रही, और भ्रष्टाचार जो है सोवियत संघ के अंदर बढ़ गया और वो अपनी व्यवस्था और अपनी गलतियों को सुधारने में असमर्थ रही कि जो जो गलतियां उन्होंने करी थी, सोवियत संघ ने जो जो गलतियां करी थी वो उसे सुधार भी नहीं पा रही थी। शासन में खुलापन लाने की इच्छा और सत्ता का केंद्रीकरण बन गया, और शासन के अंदर खुलापन और इच्छा और सत्ता का केंद्रीकरण बन गया। जनता को सरकार और राज्य व्यवस्था से जुड़ाव कमजोर हो गया और जनाधार घटने लगा, और इससे क्या हुआ, जो जनता थी उसका जो है सरकार से क्या हुआ, जुड़ाव जो है वो कमजोर हो गया, मतलब सरकार से जो है लगाव कम हो गया और वो उसके अच्छे के लिए काम करती नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि जुड़ाव कमजोर हो गया और जनाधार जो है घटने लगा, मतलब कि उनको सपोर्ट जो है नहीं मिलता था सोवियत संघ को। मिखाइल ने इन समस्याओं को सुधार लाने का प्रयास किया। जो मिखाइल थे उन्होंने सोचा कि जो स्थिति सोवियत संघ की खराब हो चुकी है मैं उसमें सुधार लेकर आ जाऊं। उन्होंने अर्थव्यवस्था सुधारने, पश्चिम के बराबर लाने और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की नीति अपनाई। और उन्होंने क्या किया मिखाइल ने कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और पश्चिम को बराबर में लाने के लिए, जो पश्चिमी देश था जो उससे काफ़ी आगे था उसके बराबर में लाने के लिए प्रशासनिक ढांचा, जो वहाँ के जो तौर तरीके थे उसको बदलना शुरू करने की नीति अपना ली कि हम इस तरीके से सोवियत संघ को रखेंगे कि हमारी भी पश्चिमी देशों के साथ बराबरी हो सके। सुधारों से लोगों की अपेक्षाएं तेजी से बढ़ गई, जिन्हें नियंत्रण करना कठिन हो गया। और सुधार से क्या हुआ, जो सुधार वो करने लगे मिखाइल, उससे क्या हुआ, जो लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो तेजी से बढ़ी, जिसे नियंत्रण करना कठिन हो गया। अब लोग ये सोचने लगे कि हम हमारे देश के अंदर इस चीज़ में सुधार हो, इस तरीके से काम किया जाए, हर एक चीज़ तेजी के साथ बढ़ने लग गया। तो इससे क्या हुआ, इसको नियंत्रण कर पाना, मतलब इसे काबू कर पाना भी कठिन होने लगा। कुछ लोग तेज सुधार चाहते थे जबकि कुछ लोग धीमी गति से बदलाव के पक्ष में थे, जिससे मतभेद बढ़ा। अब कुछ लोग सोचते थे, सोवियत संघ के अंदर जो कुछ लोग थे उन्होंने सोचा जो मिखाइल हैं वो क्या करें, तेजी से सुधार लेकर आए ताकि हमारे देश की स्थिति अच्छी हो सके। और कुछ लोग सोचते थे कि धीमी गति से सुधार करें, मतलब धीरे धीरे करके सुधार करें। और इससे क्या हुआ, दोनों पक्षों के बीच में मतभेद बढ़ने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्य और लाभवंती वर्ग ने इन सुधारों का विरोध किया, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो काफ़ी सारे सदस्य थे उन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके जो है विरोध करना शुरू कर दिया, और लाभवंती वर्ग जिनको लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा था उन्होंने क्या करा, इसके लिए विरोध करने लग गए कि जो मिखाइल इतने ज़्यादा सुधार इतनी जल्दी कर रहे हैं उसके ऊपर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों से सभी वर्ग असंतुष्ट नहीं थे, जिसमें जनमत विभाजित हो गया, और सभी लोग जो क्या थे वो संतुष्ट नहीं थे। कुछ लोग मिखाइल की जो नीति से संतुष्ट थे
और कुछ लोग जो थे मिखाइल की नीति से असंतुष्ट थे, क्योंकि मिखाइल जो है बहुत तेजी के साथ देश के अंदर सुधार कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, जनमत जो है विभाजित हो गया, मतलब दो टुकड़ों में जो है जनमत बढ़ गया। कोई चाहता था कि वो सुधार धीरे धीरे करे, कोई चाहता था तेज करे, कोई चाहता था वो ना करे। तो इससे क्या हुआ, जनमत विभाजित हो गया, मतलब ये चीज दो टुकड़ों में बट गई। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभु की इच्छा का उदय हुआ, और राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का जो है उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का जो विघटन था उसकी क्या क्या परिणतियां थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन से विश्व राजनीति में गंभीर परिवर्तन हुआ। अब जब सोवियत संघ का जो है वो विघटन हो गया और पूर्वी यूरोप की जो समाजवादी व्यवस्था थी, जो सरकारी व्यवस्था थी, के पतन होने के बाद विश्व राजनीति में गंभीर परिवर्तन हुए। सोवियत संघ था, उसका जो है विघटन हो गया, और जो समाजवादी व्यवस्था थी उसका पूरी तरीके से पतन हो गया। तो क्या हुआ, जो विश्व की राजनीति, मतलब पूरे विश्व की जो राजनीति थी उसके अंदर गंभीर, मतलब अलग अलग तरीके से परिवर्तन हुए। गंभीर मतलब कि बड़े गंभीर, हाँ गंभीर परिवर्तन हुए। दूसरी दुनिया के पतन के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया, और जो दूसरी दुनिया थी, जो सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो दुनिया थी, इसमें से जो है जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया, और इस शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में। समाजवादी और पूंजीवादी प्रणाली के बीच वैचारिक संघर्ष समाप्त हुआ, और जो दो विचारों की लड़ाई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, इन दोनों का जो है वैचारिक लड़ाई का अंत हो गया 1991 में। जो है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दोनों विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। शीत युद्ध का दौर चली, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और शांति की संभावना बढ़ी। और शीत युद्ध का जो दौर था और जो हथियारों की होड़ थी, क्योंकि दोनों, जो सोवियत संघ था उसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा हथियार थे, है ना, और उसने अपने जो देश की जो सबसे ज़्यादा संसाधन पे खर्च किया था, किस पे, परमाणु नीति पे, सैन्य पर खर्च किया था। तो इससे क्या हुआ था, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। सोवियत संघ सोचता था मेरे पास सबसे ज़्यादा हथियार है, अमेरिका सोचता था मेरे पास ज़्यादा हथियार है, और जब अमेरिका जो है, अमेरिका, एक मिनट, जो सोवियत संघ था उसके पास क्या था, उसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में खर्च किया था, उसने अपना सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा किया था वो अपने सैन्य के ऊपर खर्च किया था, परमाणु हथियारों के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया था। तो जो शीत युद्ध था ये हथियारों की होड़ भी थी, दोनों देशों का ये था कि हम दोनों देश सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस शीत युद्ध का जब अंत हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन के साथ शीत युद्ध का अंत हुआ, तो हथियारों की जो होड़ थी वो भी खत्म हो गई और शांति की संभावना बढ़ गई कि अब पूरे विश्व में जो है शांति हो जाएगी। विश्व राजनीति में शांति संतुलन बदल गया, और जो पूरे विश्व की जो राजनीति थी उसमें क्या हुआ, शांति का संतुलन जो है वो बदल गया। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नए देश और समूहों का महत्व बढ़ गया, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर जो नए नए देश भी बने थे और समूहों का जो है वो महत्व भी बढ़ गया था। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, विश्व राजनीति में शांति संतुलन बदल गया। तो क्या था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो इससे पूरे देश की जो शांति थी उस पर भी इसका असर हुआ था, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इससे क्या हुआ कि जो देश थी उसके अंदर भी शांति व्यवस्था जो है वो बन गई। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरी जिसमें अमेरिका प्रमुख महाशक्ति बनकर सामने आया। अब पहले क्या था, अभी चैप्टर का नाम भी था दो ध्रुवीकरण। अब क्या था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कौन बचा, सिर्फ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ध्रुवीय व्यवस्था जो है उभरी, मतलब सिर्फ अमेरिका ही जो है पूरे देश में सबसे शक्तिशाली देश बन गया, जिसमें अमेरिका महाशक्ति मतलब कि अमेरिका के बराबर कोई बराबरी नहीं कर सकता, और अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बन गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया। पूंजीवादी मतलब कि जो प्राइवेट, मैंने आपको बताया था ना, साम्यवादी जो था वो सरकारी चीज़ों को बढ़ावा देता था और पूंजीवादी जो है वो प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा देता था। अब पूंजीवादी में अमेरिका था और साम्यवादी में था सोवियत संघ। कौन था, पूंजी में था अमेरिका,
और साम्यवाद में था सोवियत संघ था। तो साम्यवाद में सोवियत संघ था, तो इससे क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद और संप्रभुत्व की भावनाओं का उदय हुआ, सोवियत संघ का विघटन का मुख्य कारण बन गया। और राष्ट्रवाद और संप्रभुता के अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, और यही इसका जो है सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने आप को बहुत ऊपर दिखाना चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल देश हूँ, और अपने हथियारों को दिखाना चाहता था। और ये जो है इसी वजह से क्या हुआ कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। सबसे पहली बात, ये बात आप याद रखना कि जो शीत युद्ध था वो विचारों की लड़ाई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी, हथियारों की होड़ थी, और अपने आप को ऊंचा दिखाने की होड़ थी कि कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है। बाल्टिक गणराज्य, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय असंतोष दिखाई दिया। अब जो बाल्टिक थे, रूस थे, यूक्रेन थे, इसके अंदर भी क्या हुआ, राष्ट्र असंतोष जो है दिखाई दिया। किससे दिखाई दिया, इस शीत युद्ध से, क्योंकि शीत युद्ध की वजह से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी जो है असर पड़ा था, पूरे देश की शांति व्यवस्था पे भी असर पड़ा था। तो इन सब इन सब रूस में, बाल्टिक में, यूक्रेन में क्या हुआ, राष्ट्र असंतोष दिखाई दिया। लोगों में यह भावना बढ़ी कि पिछड़े क्षेत्र को साथ रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। और लोगों के अंदर क्या भावनाएं बढ़ी थी कि जो पिछड़े देश को अपने साथ में रखा था, इसकी जो है उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सोवियत खेमों के अंत का एक महत्वपूर्ण परिणाम नए देशों का उदय हुआ। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, नए देशों का उदय शुरू हुआ। जब सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया तो क्या हुआ, जो नए नए देश थे वो उभर कर सामने आए, उन देशों का जो है उदय हुआ था। इन नए राज्यों की अपनी स्वतंत्रता, पहचान और अलग नीतियां थी। और जो नए नए जो राज्य का उदय हुआ था उनका क्या था, उनकी अपनी अलग स्वतंत्रता थी, मतलब अपनी अलग आज़ादी थी, उनकी अपनी अलग एक पहचान थी नए देशों की, और क्या थी, अपनी अलग नीतियां थी। कुछ देश, विशेषकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। और जो कुछ देश थे वो क्या था, बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश के साथ जुड़ना चाहते थे। यह देश उत्तरी अंटार्कटिका संधि नाटो का हिस्सा भी बनना चाहते थे। और जो ये देश थे उस टाइम के जो अंटार्कटिका संधि संगठन था उसका भी जो है ये हिस्सा बनना चाहते थे। मतलब क्या था कि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देशों ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करी। और जो मध्य एशियाई जो देश थे उन्होंने क्या करा, जो उनकी भौगोलिक स्थिति थी उसका भी वो लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। और जो सोवियत संघ के बाद जो रूस देश उसका उत्तराधिकारी बना था सोवियत संघ का, उसके साथ क्या था, अपने संबंध को बनाए रखना चाहते थे। मैंने एक लाइन को यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं समझाया है, मैं इस लाइन को दोबारा आपको समझाऊंगी कि कुछ देश थे, विशेषकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, जो पूर्वी यूरोप के जो कुछ देश थे वो किसका, यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। जो कुछ देश थे वो किससे जुड़ना चाहते थे, यूरोपीय देश से जुड़ना चाहते थे और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। नाटो का मतलब अंटार्कटिका संधि संगठन, मतलब नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। और इन देशों ने क्या करा, रूस के साथ, मतलब जो रूस था सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस उत्तराधिकारी बना था उसके साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते थे। साथ ही पश्चिम देश जिसमें अमेरिका, चीन आदि के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहते थे। और ये भी चाहते थे कि रूस के साथ भी हमारे संबंध रहे और अमेरिका और चीन के साथ भी हमारे संबंध बने रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई नए देशों का उदय हुआ, जिससे वैश्विक राजनीति में
वैश्विक राजनीति में नए खिलाड़ी सामने है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे विश्व के स्तर पर जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है कई सारे जो है नए देश बने थे, जिससे वैश्विक राजनीति में नए खिलाड़ी सामने आए। मतलब कि जो विश्व की जो राजनीति व्यवस्था थी उसमें जो है नए नए खिलाड़ी सामने आए, मतलब नए नए देश जो है सामने आए लोगों। और जो वो देश सामने आए उन्होंने क्या सोचा कि वो अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, सभी के साथ अपने राजनीतिक आर्थिक सारे संबंधों को अच्छा बनाकर रखें। प्रत्येक देश के अपने हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी और जो हर देश, जो नए देश का उदय हुआ था तो किसी देश की पहचान अलग थी, किसी देश की आर्थिक नीतियां, समस्याएं, ये सब भी जो है अलग अलग थी। आगे चलकर इन्हीं मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और नीतियां तय की गई और जो आगे चलकर जो नए नए जो देश बने थे इसके ऊपर क्या हुआ था कि मुद्दे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पूरे विश्व के स्तर पर चर्चा हुई और नीतियां तय की गई। तो ये चैप्टर जो है, ये आधा चैप्टर आज की वीडियो में खत्म हुआ है और आधा जो है कल की वीडियो में खत्म होगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट थ्योरी में भी इस चैप्टर को समझाना चाहती हूँ लास्ट में, और मैं 5 मिनट का आपका टाइम लूँगी इसमें कि मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से समझा दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शीत युद्ध बता देती हूँ। शीत युद्ध विचारों का युद्ध था। इसमें पूंजीवाद, साम्यवाद को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध जो 1991 में हुआ था। सोवियत संघ की हार के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सारे नए राज्य निकल के आए। उन्होंने सोचा हम चीन के साथ, रूस के साथ, इन सभी देशों के साथ अपने आर्थिक राजनीतिक संबंध को अच्छा बनाकर रखें। और जो सोवियत संघ का विघटन था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि सोवियत संघ ने जो अपना सबसे ज़्यादा ध्यान, अपने जो है सबसे ज़्यादा खर्च जो है सैन्य के ऊपर किया था, परमाणु हथियारों के ऊपर किया था, जिससे उस सोवियत संघ के देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और इसी वजह से वहाँ की जो जनता थी वो जो है अपने देश के नेता से खुश नहीं थी और वहाँ पे सोवियत संघ के पास जो है सिर्फ एक पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थिति थी, जो वो अपने देश की जनता के साथ करते थे और अपनी देश की जनता को संतुष्ट नहीं रख पाते थे। उनकी जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें नहीं दे पाते थे और उनके हिसाब से देश की राजनीतिक व्यवस्था नहीं चलती थी। इससे वहाँ की जनता भी जो असंतुष्ट थी और इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया और उसके बाद रूस को जो है परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया। फिर उसने अमेरिका के साथ जो है जुड़ के अपने देश का और ज़्यादा विकास किया था। नए देशों का उदय हुआ, वो भी इन बड़े बड़े देशों के साथ जुड़े ताकि उनके देश की जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इस चैप्टर के अंदर हमने इतना ही पढ़ा है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम इससे जुड़े हुए देखेंगे कि भारत के जो है शीत युद्ध के समय भारत की स्थिति क्या थी और 3 से 4 टॉपिक और हैं जो हम उस क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, हमारे CS24 अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।